हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कविता अकाल और उसके बाद। इसे लिखा है नागार्जुन जी ने। और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कविता सेक्शन आपकी यूनिट 5 में लगी हुई है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल की कविताओं को आपको पढ़ना है। तो नागार्जुन जी के इसके पहले भी हमने 2 कविताओं को पढ़ा है और ये तीसरी कविता हम अकाल और उसके बाद पढ़ रहे हैं। तो इसमें अकाल और उसके बाद में नागार्जुन जी ने क्या चित्रित किया है, किन चीज़ों को दिखाया है, इसे हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। अकाल के समय की क्या स्थिति रही है, अकाल के बाद की क्या स्थिति हुई है घर की, ये इस कविता के माध्यम से आप समझेंगे। इसके पहले की दोनों कविताओं में आप नागार्जुन जी के परिचय, जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय ले चुके हैं, पर ये कविता बहुत छोटी है, इसलिए एक बार हम फिर से इनके परिचय को देखते हैं, नागार्जुन जी के जीवन परिचय को देखते हैं, इनकी रचनाओं के परिचय को देखते हैं, जिससे आपको जब 1 से 2 बार 3 बार आप इसे पढ़ेंगे तो उनका जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा, आप रिवाइज कर लेंगे इसे। और अगर आपने 1-2 बार देखा है, आपको याद हो गया, तो आप उतना स्किप कर सकते हैं, इसके बाद सिर्फ कविता ही देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नागार्जुन का जीवन परिचय। इनका जन्म 11 जून 1911 को बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जी का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी लेखक विशेष का इनका मूल नाम क्या था, इन्होंने किस उपनाम से रचनाएं की, ये सभी एग्जाम के पैटर्न में पूछा जाता है प्रश्न। तो इसीलिए आपको यह भी याद रखना है कि इनका असली नाम क्या था और इनका नागार्जुन नाम कैसे पड़ा, इसके बाद इन्होंने रचनाएं किस नाम से की। तो ये तीनों बातें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। तो देखिए, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनका नाम क्या हो गया, नागार्जुन। इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनका नाम नागार्जुन हो गया। देखिए, ये कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। सिर्फ एक भाषा हिंदी या मैथिली में ही इन्होंने रचनाएं नहीं की, बल्कि संस्कृत और बांग्ला में भी रचनाएं की हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की, हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला। नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की थी। यह भी आपको याद रखना है कि मैथिली में इन्होंने यात्री उपनाम से रचनाएं की है। और जयदेव के गीत गोविंद का 1948 में अनुवाद किया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1965 ईस्वी में। और पत्रहीन नग्नगाछ जो काव्य संग्रह है, इसमें टोटल 52 कविताएं हैं, ये भी आप याद रखिए। नागार्जुन की रचनाओं में हम सबसे पहले इनके काव्य को देखेंगे। काव्य संग्रह कौन कौन सी हैं, तो काव्य संग्रह में सबसे पहला युगधारा 1953 ईस्वी की रचना है। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी की रचना है। प्यासी पथराई आंखें 1962 की। इसके बाद तालाब की मछलियाँ 1975 की। खिचड़ी बिप्लो देखा हमने 1980 ईस्वी की। तुमने कहा था 1980 ईस्वी। हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी। रत्नगर्भ 1984 ईस्वी। रत्नगर्भ 84 ईस्वी। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या 1985। तो ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या 1985। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986। तो पहले क्या पूछते हैं नागार्जुन जी कि ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, लेकिन बाद में क्या कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या कह दिया, तो 1986 में कहते हैं। इसके बाद इस गुब्बारे की छाया में 1990। भूल जाओ पुराने सपने 1994, क्योंकि नागार्जुन क्या थे, बाबा थे, तो निर्देश आदेश सलाह देते हैं कि भूल जाओ पुराने सपने, नए सपने देखो। और इसके बाद कहते हैं अपने खेत में 1997। आगे इनके 3 खंड काव्य भी हैं। तो खंड काव्य हम देखते हैं भस्मांकुर, गीत गोविंद 1979, भस्मांकुर 1970 और मेघदूत 1955 ईस्वी। और आप ये भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि किस कविता में इन्होंने मेघदूत का जिक्र किया है। अभी उस कविता को आपने पढ़ा है इसी चैनल पर, तो आप इसे कमेंट के माध्यम से बताइए कि मेघदूत की चर्चा इन्होंने किस कविता में की है। इसके बाद है इनके उपन्यास। इनके उपन्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उपन्यास है रतिनाथ की चाची, जो कि 1948 ईस्वी की है। बलचनमा 1952 ईस्वी। नए पौध 1953 ईस्वी।
बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी, वरुणा के बेटे 1957 ईस्वी, दुखमोचन 1957 ईस्वी। तो वरुणा के बेटे का नाम क्या हो गया? दुखमोचन, जो कि दोनों 1957 के हैं। इसके बाद है कुंभीपाक 1960, हीरक जयंती या अभिनंदन 1962। तो 62 में क्या होती है? रिटायरमेंट होती है लोगों की। ज्वाइनिंग के बाद आपके रिटायरमेंट कब होगी? 62 में, ऐसे मान लीजिए। 60 की जगह आप 62 याद रखिए। तो हीरक जयंती मना रहे हैं 62 में। इसके बाद है उग्रतारा 1963। जमनिया का बाबा उपन्यास या डमरतिया 1968 ईस्वी। पारो, जो कि इनका मैथिली का उपन्यास है, ये 1975 ईस्वी का है। गरीब दास 1979 ईस्वी का है। इसके बाद इनके संस्मरण भी हैं। तो संस्मरण देखते हैं हम, क्या है इनका कि मैं सो रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने। ये तीनों इनके संस्मरण हैं। तो आप याद रखिए कि मैं सो रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने। और विशेष नोट में आपका है कि नागार्जुन की समस्त रचनाओं का संकलन नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 भागों में प्रकाशित है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी नागार्जुन रचनावली में संकलित हैं, जो कि 7 भागों में प्रकाशित हुई हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कविता अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन के ही कविता संग्रह सतरंगे पंखों वाली से ली गई है। प्रकाशन वर्ष इसका 1957 ईस्वी है। और इस कविता अकाल और उसके बाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि एक स्थिति अकाल की है और दूसरी स्थिति अकाल के बाद की है। यानी इसमें आपको 2 पद देखने को मिलेंगे और इन दोनों पदों में सबसे पहला पद जो है वो अकाल की स्थिति का वर्णन करता है कि जब अकाल पड़ा है तब एक परिवार के घर की क्या दशा है, उस स्थिति को वर्णन करता है। और दूसरा जो पद है उसमें उसके बाद की स्थिति का वर्णन हुआ है। तो 4-4 पंक्तियों की जो ये पद हैं उनमें टोटल 8 पंक्तियां हैं और उसमें अकाल के समय की क्या स्थिति रही है और अकाल के बाद की क्या स्थिति रही है, इन दोनों स्थितियों को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस भांति एक परिवार का जो परिदृश्य है, घर का परिदृश्य है, वो किस तरीके से बदलता है, कैसे दुख रहता है और कैसे सुख आता है, तो क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो सबसे पहले है पंक्ति, कई दिनों तक चूल्हा रोया और चक्की रही उदास। तो इसमें चूल्हे को रोने की स्थिति में दिखाया गया और चक्की को उदास यानी मनुष्यों की भांति इनका व्यवहार दिखाया जा रहा है कि चूल्हा जैसे मनुष्य रोते हैं वैसे ही चूल्हा रो रहा, और जैसे कोई समस्या उन पर आती है तो वो उदास रहते हैं, तो वैसे ही चक्की उदास है। तो इसमें आप देखेंगे कि मनुष्यों की भांति से दिखाया गया है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। और आप देखेंगे कि इसमें कई दिनों की बात हो रही, ये कई दिन सिर्फ कई दिन के ही तरफ नहीं संकेत कर रहे हैं। हो सकता है इसके जो समय है ये कई दिन, ये कई महीनों का समय हो, कई सप्ताह का समय हो और कई दिन का भी समय हो सकता है। तो इसमें बहुत कुछ छिपा है कई दिनों के अंदर। कई दिनों तक चूल्हा रोया, यानी जो चूल्हा है वो रोने की स्थिति का अर्थ ये हुआ कि चूल्हा जलाया नहीं गया। चूल्हा जलाया क्यों नहीं गया? क्योंकि कुछ खाने के लिए जब नहीं है, कुछ बनाने के लिए नहीं है, तो चूल्हा क्यों जलाया जाएगा। और चक्की रही उदास, जैसा कि आप सभी को पता है कि चक्की इस्तेमाल होती थी पहले घर में आटा पीसने के लिए। अभी आप आटा बाहर से पिसवा लेते हैं, बाहर बड़ी चक्कियों से। पहले हर घर में छोटी छोटी चक्कियाँ, जांता, ये सब उपलब्ध रहते थे। तो वो जो चक्की है वो उदास है, क्योंकि घर में जब कोई दाना नहीं है तो उसको न पीसने की ज़रूरत है न बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए चक्की जब काम में नहीं लाई जा रही तो वो कैसी पड़ी है? उदास पड़ी है। आगे है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो कानी कुतिया जो है, कानी कुतिया का अर्थ जब आप देखेंगे तब आपको स्वयं से समझ में आएगा कि कानी कुतिया का तात्पर्य क्या हो सकता है। कानी कुतिया का मतलब ये हुआ कि जिसकी स्वयं की स्थिति नहीं ठीक है, वह भी उस परिवार के सदस्यों की भांति उनके दुख में शामिल है। जितने दिन से अकाल की ये परिदृश्य है घर में,
उतने दिन से वो उनके पास ही रह रही है और अपना सांत्वना दे रही है या उनके साथ रहकर उनके दुख में सहयोग कर रही, कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, यानी अपनी जो सहायता है वो भी उनके पास बनाए रख रही है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, यानी जितने दिन से ये सब समस्या चल रही है, अकाल के समय में जो स्थिति रह रही है उसमें छिपकलियां भी सहायक हैं। छिपकलियां क्या कर रही, वो भी दीवालों पर गश्त लगा रही, दौड़ भाग कर रही, अपने भोजन की तलाश में लगातार दौड़ रही हैं, कुछ ढूंढ रही हैं। तो इनकी भी गश्त लगी हुई है। तो छिपकलियों की गश्त लगी है क्योंकि जब घर में कुछ नहीं है तो इन्हें ही कैसे कुछ मिलेगा। आगे है कि कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, यानी चूहे भी परास्त हो गए हैं, दौड़ भाग करके हार गए हैं और इन्हें भी कुछ नहीं मिल रहा। कई दिनों से यह भी, इनकी भी हालत एकदम खस्ता हो चुकी है, एकदम खराब हो चुकी है। यह भी हार चुके हैं क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो क्या हो रहा है कि कई दिनों तक चूल्हे की रोने की स्थिति बनी है, चक्की भी उदास पड़ी है घर में, और जो कानी कुतिया है वो भी उनके पास सो रही, यानी कि जो जिसका स्वयं स्थिति अच्छी नहीं है वह भी सहायक है, वह भी उस घर के उस अकाल के समय में वह भी उसकी सांत्वना दे रहा, उसके पास रह रहा, उसको सहायता दे रहा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और जो छिपकलियां हैं वो भी खाने की फिराक में लगातार दीवाल पे, भीत का मतलब दीवाल है कि दीवाल पर उनकी भी गश्त लगी हुई है। और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और जब घर में कुछ नहीं है तो चूहों को भी कहाँ से मिलेगा। आप देखेंगे, आप एक परिवार, एक घर में रहते हैं तो घर में सिर्फ जो आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, इनसे ही सिर्फ मिलकर परिवार नहीं बना है। जब आपका एक घर है तो वहाँ पर कुछ चाहे अनचाहे सदस्य भी रहते हैं, और उन सदस्यों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे छिपकलियाँ हैं, चूहे हैं, इन्हें आप कितना भी दूर भगाएं लेकिन ये आपके पास आ ही जाते हैं। चींटी, चूहे, काकरोच, मीन्स ये कुछ जीव ऐसे हैं जो अनचाहे आपके सदस्य बने रहते हैं, और इनका भी वही स्थिति रहता है जो आपके घर में, आपके परिवार में लोगों की स्थिति रहती है। अगर घर में कुछ है खाने के लिए तो ये भी खुश हैं क्योंकि इन्हें भी खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। लेकिन अगर घर सूना हो गया, घर खाली हो गया, उसमें कुछ नहीं है, तो ये भी वहाँ से धीरे धीरे हटने लगते हैं क्योंकि इन्हें भी कुछ खाने के लिए नहीं मिलता और ये वहाँ से भाग जाते हैं। तो जब आपके घर में खुशहाली है तो ये सदस्य भी रहेंगे, और जब आपके घर में दुख है तो ये भी दुखी रहेंगे। इसके बाद की स्थिति दिखाई जा रही है कि अकाल जब तक चला तब तक यह स्थिति रही, और अकाल के बाद की क्या स्थिति आई, यानी जब घर में अकाल खत्म हो गया, जब घर में कुछ दाने आ गए तब की क्या स्थिति है, जब अनाज आ गया घर में तब की क्या स्थिति है। कि दाने आए घर के अंदर, यानी अब जो अनाज है वो घर के अंदर आ चुका है कई दिनों के बाद। तो जितने दिनों की कहानी यहाँ चल रही, उतने दिन के बाद आज जो है घर में दाने आ गए हैं और धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। और जो आंगन है उसके ऊपर धुआं जो उठ रहा है उसका प्रतीक है कि अब घर में कुछ बनने वाला है, कुछ पकने वाला है। तो चूल्हे को जलाने की नौबत आ गई है अब कई दिनों के बाद। तो पहले गांव में या अभी भी आप देखेंगे कि कुछ गांव में अभी भी चूल्हे से खाना बनाया जाता है। तो चूल्हे में ईंधन का इस्तेमाल जो होता है वो लकड़ी के रूप में होता है। तो वहाँ पर जब लकड़ी जलाई जाती है तो उसके ऊपर धुआं उठता है, तो ये पता चल जाता है हाँ इस घर में कुछ बनने वाला है, कुछ पकने वाला है। आजकल आप देख रहे हैं इंडक्शन का समय है, गैस का समय है, गैस चूल्हे के समय है। तो यहाँ से आपको किसी के घर, किसी के आंगन से धुआं उठते नहीं दिखेगा। हो सकता है आसपास थोड़ी बहुत खुशबू भले फैल जाए पर आपको धुआं तो नहीं उठने को मिलेगा, धुआं उठता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो पहले की ये स्थिति है, जिस समय उन्होंने कविता लिखी है उस समय चूल्हे से खाना बना करता था तो धुआं जरूर उठ जाता था। जब जिस घर में चूल्हा जलाया जाता था उस घर में धुआं जरूर उठता था, और चूल्हा जलाने का मतलब ही हुआ कि उस घर में कुछ पक रहा है, कुछ खाने के लिए बन रहा है। तो धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो जो भी ये घर के सदस्यों की जिनकी बात की गई है, आप देखेंगे
इनकी आंखें जो है वो कई दिनों के बाद खुश हो गई हैं कि घर में दाने दिख रहे हैं, और जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आंखें चमक उठी हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तो जितना चेहरा बताता है, जितना शरीर का कोई और अंग आपको खुशी दुख बताएगा, उससे ज़्यादा आंखें बताती हैं। यानी कि आप देखेंगे आपके शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आँख, उसके द्वारा ही आपकी सारी मनोदशा का वर्णन हो जाता है। बिना कहे ही सामने वाला आपकी हर स्थिति को भांप सकता है। इसीलिए नागार्जुन जी ने आँखों को लिया है। यहाँ पर घर के परिदृश्य को दिखाने के लिए उन्होंने आँखों का इस्तेमाल किया है कि चमक उठी घर भर की आँखें। पूरे घर में खुशहाली आ गई है, सभी की आँखों में चमक आ गई है कि अब कुछ मिलेगा। कई दिनों के बाद और कौवे ने खुजलाई पाँखें, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। और कौवे को खुजलाने का मतलब ये हुआ कि उनके पाँखें खुजलाने का मतलब कि उन्हें भी अब तलाश, जो वो तलाश कर रहे थे खाने के लिए, अब उन्हें भी वो चीज़ें मिलने वाली हैं या मिल चुकी हैं कई दिनों के बाद। तो वो भी उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे पहले के जो घर थे, यानी पहले गांव में जो घर थे या कहीं भी, तो जो भी खाना बचता था वो जूठन स्वरूप उसे एक बाल्टी या एक मटके में रख दिया जाता था और उसे जानवरों को दे दिया जाता था। आजकल आप देखेंगे लोगों के घर में जो खाना बचता है वो ऐसे ही फेंक देते हैं। पर पहले अनाज को फेंका नहीं जाता था, उसे किसी न किसी के लिए, चाहे वो अगर आपके थाली में बच गया तो वो किसी न किसी के काम तो आ ही जाता था। तो उसमें से एक पक्षी कौवा भी है, जिसे जूठन के बाल्टी से या फिर उसके मटके से वो आपके आंगन से जूठन निकाल के, यानी अपने खाने का सामान लेकर उड़ जाता था। तो उसने भी अपने पंखों को खोला, अपने पंखों को फैलाया, अपनी पंखों को खुजलाया उड़ने के लिए, यानी अब उससे भी कुछ मिलने वाला है। तो इस तरीके से इसकी स्थिति रही है। और इसमें जो भी प्रतीकों का इस्तेमाल नागार्जुन जी ने किया है उसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनके प्रतीकों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि वस्तु के रूप में कई चीज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है कि चूल्हे का इस्तेमाल किया है, चक्की का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा भीत पर छिपकलियों की गश्त लगी हुई है। इस प्रकार से ये 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया, वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इन्होंने जिन जिन जीव जंतुओं का इस्तेमाल किया है उसमें आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने कानी कुतिया का इस्तेमाल किया, इसके बाद छिपकलियों के इस्तेमाल किया, चूहों का इस्तेमाल किया और कौवे का। तो आप देखेंगे 4 प्रकार के जो जीव हैं यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहला है कि छिपकली, और दूसरा है, सबसे पहला है कानी कुतिया और दूसरा है छिपकली, तीसरा है चूहा और चौथा है कौवा। तो इस प्रकार से 4 जीव जंतु अकाल और उसके बाद में आए हुए हैं। और 3-4 वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है, चूल्हा, चक्की, भीत, इन सभी का इस्तेमाल किया गया है। छोटी सी कविता, बहुत अच्छी सी कविता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे और एक घर की दशा को समझ पाएंगे कि क्या दशा पहले रहती है अकाल के समय और क्या दशा उसके बाद होती है जब घर में अनाज आ जाता है, और ये अकाल किस प्रकार से समाप्त होता है, कैसे घर के अंदर दाने आते हैं। इसका जिक्र नागार्जुन जी ने नहीं किया है, उन्होंने इसे पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है कि इसे आप स्वयं से समझिए कि कैसे दाने घर के अंदर आए अकाल समाप्त होने के बाद। क्या जो घर के मेंबर हैं, जो घर के लोग हैं, उन्हें काम मिल गया कहीं पर, या उनकी राजनीतिक सहायता किसी ने की, किस प्रकार से उनके घर में दाने आए और किस प्रकार से ये माहौल अचानक से कई दिनों के बाद बदला है, इसकी स्थिति पाठकों को स्वयं निर्धारित करनी है, स्वयं सोचना है। इस कविता के बिंब पर डॉक्टर गोविंद प्रसाद कहते हैं कि बिंब की दृष्टि से नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद सघन संवेदना को मूर्त करती हुई बिंबवादियों के लिए एक चुनौती है। तो डॉक्टर गोविंद प्रसाद
इस कविता के बिंब पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि बिंब की दृष्टि से नागार्जुन की जो ये कविता है अकाल और उसके बाद, इसमें सघन संवेदना को मूर्त करती हुई बिंबवादियों के लिए एक चुनौती है। तो आपने देखा होगा जब इस कविता को आपने पढ़ा है तो कितनी ये सघन संवेदना व्यक्त करती है। आपको घर की पूरी दशा, अगर आप थोड़ा भी संवेदनशील हैं तो आप घर की पूरी दशा आपके दिमाग में रच बस जाती है। और आप देखते हैं इसमें कितने प्रतीक और बिंब का प्रयोग किस प्रकार से नागार्जुन जी ने किया है। जैसे छिपकलियों की भीत पर किस प्रकार गश्त लग रही है, और इसके बाद चूहे किस प्रकार से पस्त हो रहे हैं, किस प्रकार से परास्त हो रहे हैं ढूंढ ढूंढ कर, और इसके बाद कौवे ने खुजलाई पांखें। तो ये सभी जो बिंब नागार्जुन जी ने प्रस्तुत किया है, ये मूर्त बिंब हैं जो कि बहुत ही संवेदनशील हैं, जो कि संवेदना को प्रस्तुत कर रहे हैं, घर की दशा को बता रहे हैं। तो ये भी आप गोविंद प्रसाद का जो इस कविता पर उनका वक्तव्य है, यह भी आप याद रखिए। और पूरा वीडियो ये देखने में आपको कैसा लगा, सुनने में कैसा लगा, अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर साझा कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।